स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। साथियों, आज की कहानी की शुरुआत हम हरियाणा के एक ठेठ ग्रामीण सरकारी स्कूल के क्लासरूम से कर रहे हैं। एक बच्चा जो हरियाणा की माटी पे पैदा हुआ, जो सुबह उठकर मक्के की रोटी और छाछ खाता है, जो रग रग में हरियाणवी है, जिसकी जुबान पर लठमार हरियाणवी भाषा सुनने को मिलती है। लेकिन जानते हैं क्लास में बाकी बच्चे उसे क्या कहकर पुकारते हैं? उसे चिढ़ाया जाता है, ए देखो बिहारण का छोरा आ गया, या फिर अरे यह तो असम वाली का बेटा है। साथियों, क्या विडंबना है, पिता हरियाणवी, दादा हरियाणवी, जमीन हरियाणा की, घर हरियाणा में, लेकिन समाज की अदालत ने उस मासूम को एक तमगा दे दिया है बाहरी का, आउटसाइडर का। क्यों? क्योंकि उसकी मां को यह समाज अपनी मर्जी से मोल की बहू मानता है। एक ऐसी मां जिसे उसका नाम नहीं, उसका राज्य नहीं, उसकी पहचान नहीं, बल्कि एक कीमत दी गई है। आज हम इसी कड़वे सच का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। साथियों, इस सेशन को थम्स अप करके लाइक कर दीजिए और सबके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आज की यह क्लास कोई किताबी थ्योरी नहीं है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के उस गहरे संकट की, जिसे अगर आप 3 शब्दों में समेटना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले था लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो का संकट। उसके बाद हरियाणा में आता है विवाह का संकट, जो अभी चल भी रहा है। लेकिन आज 2026 में जो संकट है उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस 2.0 यानी कि पहचान का महासंकट। यह केवल कुछ परिवारों की भावुक कहानी नहीं है दोस्तों, यह डेमोग्राफी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और मैरिज मार्केट का एक क्रूर कॉकटेल है, जिसका बिल आज की पीढ़ियां चुका रही हैं। किसी ने सच कहा था दोस्तों कि समाज जब पाप करता है तो उसकी किस्तें आगे आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती हैं। साथियों, नक्शे पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की, और हरियाणा के साथ साथ अब आप समझिएगा कि जब हरियाणा के गांवों में शादियों के लिए लड़कियां कम पड़ी तो वहां के पुरुषों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर का रुख किया। असम, बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, इन सभी राज्यों से बहुएं लाई गईं। स्थानीय भाषा में इनके लिए बड़े ही अजीब शब्द इस्तेमाल हुआ करते थे दोस्तों, होते हैं दोस्तों। कहीं पारो कहा जाता है, कहीं मोलकी कहा जाता है, और कहीं सीधे बाहर की कहा जाता है। मोल मतलब कीमत, प्राइस, यानी कि समाज ने मान लिया कि यह कोई पवित्र गठबंधन नहीं है, यह एक सौदा है। लेकिन यहां पर एक बारीक लाइन खींचना भी जरूरी है दोस्तों, जिसे हमारा समाज अक्सर भूल जाता है। हर क्रॉस बॉर्डर मैरिज को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कह सकते। बहुत सी शादियां आपसी सहमति, रिश्तेदारों के नेटवर्क और गरीबी की जो रेखा है उसके बीच में बेहतर भविष्य के लिए भी की जाती हैं। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज को तो बस एक कैटेगरी चाहिए थी दोस्तों, ताकि भेदभाव को आसान किया जा सके। नाम छीन लो, उसे एक लेबल बना दो और आपका काम बड़ा आसान हो जाता है दोस्तों। अब सवाल आता है कि यह नौबत आई क्यों? इस नौबत को आने के पीछे क्या यह संकट आसमान से टपका है? नहीं साथियों, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं। छोरा ही वंश चलाएगा, छोरी तो पराया धन है, दहेज कौन देगा, और इसी मानसिकता के बीच में एंट्री होती है मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी की, अल्ट्रासाउंड की। विज्ञान ने मशीन बनाई कि बीमारी देखेंगे क्या है, लेकिन समाज ने उससे पूछना शुरू कर दिया बेटा है या बेटी है। नतीजा, कोख में ही बेटियों की हत्या शुरू हो गई। डेमोग्राफी का सीधा नियम समझिएगा दोस्तों, आप संस्कृति की दुहाई देकर के गणित को नहीं हरा सकते। अगर एक पीढ़ी में बेटियां कम होंगी तो अगली पीढ़ी में बहुएं कहां से लाओगे? और विडंबना देखिए दोस्तों, जिस समाज ने अपनी बेटियों को बोझ समझा, आज उसी समाज को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों की बेटियों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। बेटी अपनी नहीं चाहिए थी, लेकिन बहू बाहर की स्वीकार करनी पड़ी। साथियों, इकोनॉमिक्स का एक नियम है, मार्केट सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। जहां डिमांड और सप्लाई का अंतर होगा ना, वहां पर मार्केट डायनेमिक्स अपने आप काम करने लगेगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स हुआ करते थे, आपको याद होगा दोस्तों। गोत्र का, जाति का, जमीन का, वंशावली का। लेकिन
जब मैरिज का लोकल पूल जो था उसकी लड़कियां ही जब उसमें नहीं बची तो सारे के सारे ये फिल्टर्स जो थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब साथियों यहां पर मैरिज में जब ऐसी मैरिज हुई भी तो वहां पर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि उस मैरिज मार्केट में पावर बैलेंस कभी हुआ ही नहीं। एक तरफ था स्थानीय दूल्हा जिसके पास अपना गांव है, अपनी भाषा है, अपना जीवन है, सामाजिक रसूख है, अपनी जमीन है। दूसरी तरफ है एक गरीब लड़की, एक विस्थापित दुल्हन जिसके पास ना जो वहां से चली आई है हजारों किलोमीटर दूर से एक नए देश जैसे माहौल में, न भाषा समझ आती है, न खाना, न पहनावा। मायका इतनी दूर की रोने के लिए कोई कंधा भी पास नहीं होता। यह सिर्फ शादी नहीं थी दोस्तों, यह एक औरत की मुकम्मल बेबसी थी। और उस पर तुर्रा यह था कि हर रोज उसे एहसास दिलाया जाता था कि तुम बाहरण हो, तुम बिहारण हो, तुम मुल्की हो। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके कारण मैंने आज यह वीडियो बनाया है दोस्तों। साल 2026 की जो लेटेस्ट फील्ड रिसर्च आ रही हैं वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। यह स्टिग्मा यानी कि जो कलंक है अब सिर्फ माताओं तक सीमित नहीं रह गया, यह संक्रमण अब उनकी दूसरी पीढ़ी यानी कि बच्चों में भी फैल चुका है। सोशियोलॉजी में एक टर्म होता है दोस्तों, इनहेरिटेड स्टिग्मा, यानी कि विरासत में मिला हुआ कलंक। वसीयत में सिर्फ जमीन और मकान नहीं मिलते हैं साथियों, कई बार सामाजिक नफरत भी विरासत में ही ट्रांसफर हो जाती है। अब सोचिए उस बच्चे का क्या कसूर है जिसके साथ यह ट्रीटमेंट हो रहा है। उसने भ्रूण हत्या नहीं की, उसने सेक्स रेशियो नहीं बिगाड़ा, उसने अपनी मां का राज्य भी नहीं चुना, वो तो इसी माटी में पला बढ़ा। लेकिन जब शादी की बात आती है ना दोस्तों, तब समाज में खड़ा होता है एक पितृसत्ता, और पितृसत्ता अपने खुद के नियम इसकी शादी के लिए बदल देती है। नियम क्या है? जमीन जायदाद की बात हो तो बच्चा पिता की वंशावली का है, लेकिन जब सामाजिक पवित्रता का पाखंड दिखाना होता है तब अचानक मां का राज्य याद आ जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदलने वाली इस सोच को आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं कानून की। हम सब यूपीएससी के छात्र हैं, शिक्षक हैं, सजग नागरिक हैं। भारत का संविधान सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, हम भारत के लोग की बात करता है। हम राज्यों के नागरिक नहीं हैं दोस्तों, हम भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 19 हमें देश के किसी भी कोने में रहने, बसने और विवाह करने का अधिकार देता है। और यही अंतर है। आप सोचिएगा, इसके बावजूद, इतने प्रावधान होने के बावजूद समाज की हिम्मत कैसे होती है किसी को बाहरी कहने की। यही अंतर होता है दोस्तों सिटीजनशिप और बिलोंगिंगनेस में, नागरिकता और अपनेपन में। नागरिकता आपको कागज का टुकड़ा तो दे सकती है, लेकिन अपनापन समाज की सोच से मिलता है। और अगर समाज अपनापन देने से इनकार कर दे तो व्यक्ति तकनीकी रूप से इनसाइडर होकर भी भावनात्मक रूप से आउटसाइडर ही रहता है। जब एक बच्चे को स्कूल में उसकी मां के असेंट के लिए चिढ़ाया जाता हो तो वो चोट सीधे उसकी आत्मा पर लगती है दोस्तों। बाहरी अपमान अब कब अंदर की हीन भावना बन जाता है दोस्तों, यह पता भी नहीं चलता है। अब दोस्तों हरियाणा जो है उसके बारे में भी देखिएगा। हरियाणा देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक है। प्रति व्यक्ति आय शानदार है, चमचमाते हुए एक्सप्रेसवेज हैं, शानदार बिल्डिंग्स हैं। लेकिन और खेती भी, आप आधुनिक तरीके की खेती भी हरियाणा में देखेंगे। लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच को याद कीजिए। विकास सिर्फ जीडीपी का बढ़ना नहीं होता दोस्तों, विकास का मतलब है मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा का विस्तार। अगर आपकी तिजोरी भरी है लेकिन आपकी सोच इतनी संकीर्ण है कि आप एक महिला को और उसके बच्चे को बराबरी का हक नहीं दे पा रहे हैं तो इस विकास को सदैव अधूरा माना जाएगा। साथियों गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहां तक सोच पाती हैं, जरा इसको भी देखते हैं। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जमीन पर बहुत अच्छी बात है, ग्राउंड पर सुधार हुआ, सेक्स रेशियो भी सुधरा। लेकिन जो रायता पहले से फैल चुका है उसका क्या? जो लाखों प्रवासी बहुएं आज भी अधिकारों से वंचित हैं उनका क्या? नीति निर्माताओं को समझना होगा कि अब बेटी बचाओ का लॉजिक अगली पीढ़ी तक ले जाना होगा। पहले चरण में बेटी बचाओ का मतलब बेटी को जन्म लेने दो, फिर बाहर से आई हुई बहू को सम्मान से जीने दो, भाषा में जैसे शब्दावलियां हैं उन्हें प्रयोग मत होने दो, और
उनके बच्चों को इस बाहरी के कलंक से मुक्त कराओ। इन 3 स्टेजेस में करना होगा पूरा काम। और सबसे बड़ी बात, समाधान क्या है दोस्तों? समाधान बहुत सीधा है। सबसे पहले हमें अपनी भाषा से मोलकी जैसे अपमानजनक शब्दों को डिलीट करना होगा। भाषा ही समाज की सोच तय करती है साथियों। दूसरा, स्कूल और पंचायतों के स्तर पर इन बच्चों की काउंसलिंग और सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। चलते चलते मैं इस देश के ठेकेदारों से और आप सभी से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। एक बच्चे को कितना स्थानीय होना पड़ेगा कि उसे अपना मान लिया जाए? क्या उस जमीन पर पैदा होना काफी नहीं है? क्या उसकी रगों में दौड़ता हुआ उसी गांव का खून काफी नहीं है? अगर एक महिला 20 साल अपना घर छोड़कर किसी दूसरे समाज को सींचती है, फिर भी बेगानी रहती है, तो कमी उस महिला में नहीं, समाज की संकीर्णता में है। याद रखिएगा दोस्तों, डेमोग्राफी का हिसाब तुरंत नहीं आता है। इसका इनवॉइस 25 साल बाद आता है, और जब आता है तब पूरा समाज दिवालिया हो जाता है। आज बेटियां कम थीं, कल आप देखेंगे बेटियां कम थीं। आज बहुएं बाहर से लाने की नौबत है, कल बच्चे पूछेंगे कि आखिर हम हैं कहां के। यही है हरियाणा का नया और सबसे बड़ा संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस 2.0। इस विषय पर आप अपनी राय भी अवश्य साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप क्या इस बारे में सोचते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि बात नीति निर्माताओं तक भी पहुंचे, और साथ ही साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। जहां पर यह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहां पर यह अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, वहां तक भी यह वीडियो पहुंचे। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस में इस वक्त आपको 50% फीस का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 10 जुलाई यानी आज तक वैलिड है। नए बैचेस आपको स्मार्ट मॉडल पर मिलेंगे, और इस बैचेस की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा। और ये जो 50% का डिस्काउंट है, इसे प्राप्त करने के लिए आपको कोर्स खरीदने से पहले यह कोड लगाना होगा। कोड है PK Live। यह फैकल्टी कोड है, इसे अवश्य लगाइएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको कोई भी समस्या आती है, आप किसी बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। यह मेरा इंस्टा और टेलीग्राम का अकाउंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.